तो अपन समास के संदर्भ में बात कर रहे थे और मैंने समास के भेद बता दिए थे, जिसमें आज मैंने बताया था कि मैं आपको जो समास शुरू करने वाला हूं वो आज पहला वाला समास शुरू करेंगे और पहले वाले समास का नाम है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा होती है उस परिभाषा को क्या कहते हैं? तो परिभाषा कहती है कि इसमें जो पहला पद होता है वो प्रथम पद कैसा होता है? प्रधान होता है। प्रधान का मतलब होता है मुख्य। ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत मायनेबल है। इसमें प्रथम पद कैसा होता है? प्रधान होता है। और प्रधान होने के साथ साथ कैसा होता है? अव्यय होता है। कैसा होता है? अव्यय होता है, जो उत्तर पद के साथ मिलकर, जो क्या करेगा? उत्तर पद के साथ मिलकर बनने वाले समस्त सामासिक पद, ये क्या बनेगा? सामासिक पद बनेगा। समस्त सामासिक पद को भी अव्यय कर देता है। मैं फिर से परिभाषा रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से बेटा आप लोग ध्यान दे लीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो बताना मुझे, है ना? क्या इसमें पहला पद, मैंने कल आप लोगों को ये बता दिया था कि पहला पद मुख्य होता है प्रधान, लेकिन पहला पद प्रधान होने के साथ साथ अव्यय हो, जो उत्तर पद के साथ मिले और जिस सामासिक पद को बनाए उस सामासिक पद को भी अव्यय कर देता हो, इस कारण से हम उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अभी तक हमने 12th क्लास से जब पढ़ते थे या कई अन्य जगह पे भी हमने कई बार पढ़ा है, मैंने भी देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, उनमें आपको सिखाता है यथा तथा ऐसे कुछ शब्द हैं जो शॉर्ट अप में देखेंगे, तो उन शब्दों को लिख दो और लिखने के बाद भाई जिसमें जो शब्द आते हैं उनको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसा कुछ टीचर्स का मानना है। देखो बेटा, मैंने पहले भी कल भी आपको क्लियर कराया, आज फिर आपको इसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमें एग्जाम निकालना है और एग्जाम निकालने के लिए पॉइंट की बारीकी भी बहुत मायने रखती है। एक घंटे में या एक वीडियो में समास खत्म नहीं होते हैं। हाँ, जुगाड़ खत्म हो सकती है लेकिन समास खत्म नहीं हो सकते। मेरे पास बहुत सारी ट्रिकें हैं जिनको हम एक शॉर्ट अप चीजों में याद रख सकते हैं, लेकिन अगर उसको सही रूप में पढ़ना है कि भाई समास को अव्ययी भाव ही क्यों कहते हैं, इसका कोई और दूसरा नाम क्यों नहीं रखा, यानी इसको अव्ययी भाव ही क्यों कहा जाता है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले अव्यय को जानना बहुत जरूरी है कि भैया अव्यय कहते किसको है। तो मैंने कल आप इससे पहले भी आपको अव्यय बता चुका हूं कि भैया आपको 500 रुपए दिए मैंने, और 500 रुपए देने के बाद कहा कि बेटा जा बाजार से कुछ भी खरीद लेना, लेकिन इस 500 के नोट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप गए और भैया 500 के नोट को लेकर के जब मार्केट जाओगे तो 1 रुपए का भी अगर सामान खरीदोगे तो ये 500 रुपए क्या हो जाएंगे? 499 हो जाएंगे। कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा अगर इसमें परिवर्तन नहीं करना है? तो अगर परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो हम एक काम करेंगे कि इस 500 के नोट का व्यय नहीं करेंगे। व्यय कर दिया तो परिवर्तन होगा और व्यय नहीं किया तो परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम अव्यय या फिर अविकारी शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। अब आप कहोगे कैसा परिवर्तन? ये तो 500 के नोट में परिवर्तन था, लेकिन ये अव्यय जो होता है वो हिंदी में होता है। और हिंदी में क्या होता है कि जो शब्द हमारे दिए गए होते हैं परिवर्तन के आधार पर या विकार के आधार पर, क्योंकि विकार माने भी परिवर्तन होता है, और विकार या परिवर्तन के आधार पर मैंने दो बताए थे, एक विकारी और दूसरा अविकारी। जिनमें परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी कहेंगे और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्दों से संबोधित किया जाता है। क्लियर है? एक मिनट बेटा, है ना, कपड़ा ले लूंगा। अभी आप पूछोगे कैसा परिवर्तन, तो मैं आपको बताता हूं परिवर्तन कैसा। जैसे मान के चलिए किसी ने एक शब्द लिखा, मैंने जैसे मान के चलिए लिख दिया लड़का,
क्या आप लड़के को लड़की में बदल सकते हो? यानी कि इसको हम बता सकते हैं ये एक वचन है कि नहीं? क्या इसको बता सकते हैं कि ये बहुवचन है कि नहीं? बोले बहुवचन नहीं है सर, एक वचन है। स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? बोले सर पुल्लिंग है। यानी कि इस शब्द में हमें पता है कि ये लिंग है, एक वचन है, यानी पुल्लिंग भी कह सकते हैं, या फिर स्त्रीलिंग होता तो स्त्रीलिंग। अगर मान के चलिए इसकी जगह ये होता तो ये यहां पर एक वचन तो होती, लेकिन ये क्या बदल जाती? स्त्रीलिंग। तो यहां देखो परिवर्तन हुआ उस शब्द में, यानी जिन शब्दों में हमें एक वचन बहुवचन का पता चले उन शब्दों को हम विकारी कहते हैं, और जिन शब्दों में पता नहीं चले उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे तेज, बताओ भैया, तेज एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? मान के चलिए एक उदाहरण लिखा है, थोड़ा सा सुन लीजिए बेटा। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है जब एग्जाम निकालना हो, और वर्तमान समय में तो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान के चलिए प्रश्न आ गया, विनीता तेज बोलती है, मैं तेज शब्द है, या तेज शब्द का व्याकरणिक पद परिचय बताइए। तो यहां पर लिखा संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया और चौथा क्रिया विशेषण। जल्दी बताओ, फटाफट से आंसर देंगे। विकास कोटिया जवाब दे रहे हैं विशेषण है। जल्दी करिए बेटा, फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए। राजकुमार प्रजापति का भी 2 आंसर है, जल्दी करें। आप ना तो लाइक कर रहे हो, लाइक जरूर करो वीडियो को बेटा, है ना। अजय कुशवाहा जी, क्लास खत्म होने के बाद, है ना, मुझे कॉल करना है 12 बजे आपको। देखिए थोड़ा सा सुन ले, मैं आपको बता दूं, यहां लिखा है विनीता तेज बोलती है, मैं तेज शब्द क्या है? तो जो अधिकांश लोगों का आंसर आया है वो विशेषण आया है। आया है कि नहीं आया? लेकिन थोड़ा सा भी हमने ध्यान नहीं दिया कि ये तेज शब्द है वो विनीता की विशेषता है कि फिर बोलने की विशेषता है? भाई बोलने की विशेषता है, किसकी विशेषता है? बताएं मुझे। तेज शब्द है वो विनीता की विशेषता है या फिर बोलने की विशेषता है? तो मैं आपको बता दूं, ये तेज शब्द है वो विनीता की विशेषता नहीं है, ये विशेषता बोलने की है। और बोलना क्या है? क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ना कि विशेषण। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आया क्या? आंसर क्या होगा? अब चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस तेज शब्द में आपको पता चल रहा है ये एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कोई बता सकता है? अगर पता नहीं चल रहा है तो ये अव्यय है, और आप अच्छे से जानते हो कि अव्यय क्रिया विशेषण होता है, ना कि विशेषण, क्योंकि संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम ये चारों ही विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, अविकारी शब्दों के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्लियर है? हाँ। और अव्यय देखिए इसमें नहीं, हमें पता नहीं चल रहा ये अब एक वचन है कि बहुवचन है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, और नहीं पता चल रहा तो ये कैसा शब्द है?
अव्यय है। तो इसमें ध्यान रखना है कि पहला पद जब भी कभी अव्ययी भाव में आएगा वह पहला पद अव्यय होगा, जो दूसरे पद के साथ जब मिलेगा तो बनने वाले पद को भी कैसा कर देगा, अव्यय। यानी कि इसमें हमको स्त्रीलिंग पुल्लिंग एकवचन बहुवचन का पता नहीं चलेगा, इसमें पता चलेगा, लेकिन दोनों जब मिल जाएंगे तो बनने के बाद सामासिक पद जो बनेगा उसमें भी हमें यह नहीं पता चलेगा कि इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग या एकवचन बहुवचन है या फिर नहीं है। क्लियर है? चलिए जल्दी बेटा बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? एक एग्जांपल में अव्ययी भाव का आपको बताने वाला हूं, जल्दी करें। इसके बाद मैं कारक पढ़ाऊंगा तत्पुरुष समास के लिए, जल्दी करो। बेटा आप लोग जल्दी बताया करो, है ना? क्लियर है? चलिए अब देखिए उदाहरण देखते हैं अव्ययी भाव समास का। अब आप मुझे बताना कि सर अव्ययी भाव ही नाम इसका क्यों है और ये अव्ययी भाव है भी या फिर नहीं है ना? देखेंगे, एक उदाहरण शब्द लिखा है अपन ने, ऐसे शब्द लिखा यथा प्लस शक्ति। क्या यह एक वचन बहुवचन है? क्या ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? यानी इसमें ना तो वचन है और ना ही लिंग है, और लिंग वचन नहीं है, तो ये कैसा शब्द है? अव्यय है। अगर मैं कहूं शक्ति, कितने वचन है? एक वचन है। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आपको पता चलेगा स्त्रीलिंग है, और इसमें पता चल रहा है तो ये कैसा है? विकारी है। लेकिन जैसे ही इन दोनों को मैं आपस में मिलाता हूं, यथा और शक्ति को, तो बन जाएगा यथाशक्ति। अब बताओ ये एक वचन है कि बहुवचन है? ना तो ये एक वचन है और ना ही ये बहुवचन है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो ये क्या है? अव्यय है। यानी कि डेफिनेशन को फिर से देखेंगे, परिभाषा क्या कह रही थी? परिभाषा कह रही थी कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होने के साथ साथ वो अव्यय होता है, और जब वो दूसरे पद के साथ मिलता है तो सामासिक पद बनने पर भी वह कैसा हो जाता है? अव्यय हो जाता है। इस कारण हम इसे अव्ययी भाव समास भी कहते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। शीतल शर्मा, क्या रिपीट करना बेटा? जल्दी बताएं जिससे मैं आगे कराऊं। अजय कुशवाहा बेटा, कितनी बार समझाया फिर भी एक बार समझ लो। सुनो, जब मैंने दो शब्द लिखे यथाशक्ति, ठीक है, जब मैंने यथाशक्ति को लिखा तो इसमें क्या आप बता सकते हो एक वचन बहुवचन है कि नहीं, या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है? नहीं बता पा रहे तो ये कैसा शब्द होता है बेटा? अव्यय होता है ना? जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन नहीं हो उसे अव्यय कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद शक्ति शब्द को देखा गया तो इसमें पता चल रहा है शक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो ये विकारी शब्द है। लेकिन जैसे ही अपन ने यथाशक्ति को दोनों को मिलाया तो यथाशक्ति शब्द बना। यथा और शक्ति को मिलाने पर क्या बना? यथाशक्ति। और मिलाने पर इसमें भी नहीं पता चल रहा कि एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो ये भी कैसा हो गया? अव्यय हो गया। तो सिंपल फंडा क्या याद रखना है कि जब भी हम पहले पद को प्रधान है और प्रधान होने के साथ साथ अव्यय है, और जब उसे दूसरे पद के साथ मिलाया जा रहा है तो जो सामासिक पद बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है? अव्यय बन रहा है। इसीलिए इसको हम अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। यहां तक किसी कोई क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछो बेटा। अब बताओ अजय,
शीतल बेटा मैं रिपीट वही कर रहा हूं जो आप पूछ रहे हो, और इसके अलावा कल वाली जो चीजें हैं वो कल वाली वीडियो में ही देखनी पड़ेंगी, उसे देखने के बाद पूछें। ऐसा थोड़ी होगा कि आप मुझसे कल पूछो सर वर्णमाला नहीं पढ़ पाई तो दोबारा वर्णमाला पढ़ा दो, नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, है ना। बाकी अलावा आपको पिछली वाली वीडियोस डली हुई हैं, आप उन्हें देखिए और समस्या आती है तो मुझसे पूछिए, फिर मैं क्लियर कराऊंगा। चलिए कुछ और उदाहरण अपन देख लेते हैं। इसमें एक और चीज अपन को थोड़ा सा बेटा याद रखनी है। क्या याद रखना है? आपने एक चीज देखी होगी कि द्वंद्व समास को क्या देखते हैं। अभी मैं द्वंद्व समास करा नहीं रहा हूं, अंतर समझा रहा हूं। क्या है कि हम जब पढ़े हैं तो हमें मैडम ने ट्रिक सिखाई थी कि अगर दो शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह आता है तो वहां पर द्वंद्व समास लगा देना। यही तो सिखाई थी। जब भी दो शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह आ जाए, मतलब एक डंडा सा डैश वाला आ जाता है, तो हम वहां पर कौन सा समास लगा दें? द्वंद्व समास। तो याद रखना ऐसा नहीं होगा कि जहां पर योजक चिन्ह हो वहां पर द्वंद्व समास हो, और यहां पर योजक चिन्ह नहीं भी है तो वहां द्वंद्व समास नहीं हो सकता। यानी योजक चिन्ह के होने पर द्वंद्व समास नहीं भी हो सकता है, और योजक चिन्ह नहीं है तब भी वहां पर द्वंद्व समास हो सकता है। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे? तो द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व होता है आपसी मतभेद। जब आपके और मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं तो वहीं पर द्वंद्व होगा। क्या होगा? द्वंद्व। और जब आपके और मेरे विचार मिल रहे हैं तो हमारे मन के अंदर कोई भी या किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं होगा। अभी मैं समझा रहा हूं बेटा, आगे की इसमें अव्ययी भाव में दूसरा नियम है, वो समझ लो, काम आएगा। जैसे मान के चलिए मैंने कहा घर चले, मैंने क्या कहा? घर चले, लेकिन मेरा छोटा भाई कहता है नहीं नहीं घर नहीं जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। घर बाहर। मैंने कहा अंदर चले, भाई अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। भाई मेरा विचार और मेरे भाई का विचार मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। और नहीं मिल रहा तो हम दोनों में क्या चल रहा है? द्वंद्व चल रहा है। दो लोग भाग के आए मेरे पास, एक ने कहा माता जी आई हैं, दूसरा बोला नहीं नहीं पिताजी आए हैं। मेरे मन में क्या पैदा हो गया? द्वंद्व पैदा हो गया। और जहां द्वंद्व है मतलब दोनों पद कैसे हैं? अलग अलग हैं, और अलग अलग होने पर भी योजक चिन्ह से जुड़े हैं। तो फिर आप सोच रहे हो कि सर ये क्यों बता रहे हो? अगर किसी ने कहा राधे राधे तो क्या करोगे? क्या कहा? राधे राधे कह दिया किसी ने, राधे राधे। यहां भी राधे और यहां भी राधे, है ना। कैसे? थोड़ा सा एक स्टोरी समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपने छत से गिरने वाले हो और आपने चारों में से किसी व्यक्ति को आवाज लगाई, सबके नाम ले डाले। अब पहला वाला सोच रहा है दूसरा चला जाएगा, दूसरे ने सोचा तीसरा चला जाएगा, और तीसरा सोच रहा है चौथे ने चलाया, है ना। घर में कई बार होता है तो माता जी कई बार नाम लेके बुलाती, बेटा तू आजा काम पे, है ना। तो याद रखना है जब आपका पर्सनल नाम लिया जाएगा तो वही ध्यान रखना है। अब यहां हम क्या करें? राधे राधे। यहां भी कोई परिवर्तन नहीं, यहां भी कोई परिवर्तन नहीं, और जहां परिवर्तन नहीं होता है वहां अव्यय होता है। अगर मैं कह देता राधे कृष्णा, तो राधे अलग है और कृष्णा अलग है, तो क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा फिर से समझ लीजिए इसी चीज को कि जब शब्दों की आवृत्ति हो और योजक चिन्ह लगा हो तब भी वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यदि शब्द अलग अलग हो और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा है, जैसे अगर लिखा है घर घर, कौन सा समास? अव्ययी भाव। पल पल, कौन सा समास? अव्ययी भाव। राम राम,
कौन सा समास? अव्ययी भाव। यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, यथा और शीघ्र कौन सा समास? अव्ययी भाव समास है ना। यथा समय, समय के अनुसार कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके अलावा दिन दिन कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। 61 कौन सा समास? 60 में एक अधिक कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। 59 कौन सा समास? उन एक कम होता है 60 से कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। यथासंभव, संभव के अनुसार कौन सा समास? अव्ययी भाव। क्योंकि देखो उपसर्ग लग रहा है और जिनमें उपसर्ग आता है अधिकांशतः वो जितने भी शब्द होते हैं अव्यय में जाते हैं और इस कारण से वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अब पूछेंगे आगे। चलिए किसी को कोई परेशानी हो तो पूछिए। एग्जाम्पल्स बता दिए। एक जैसे शब्द आते हैं तो भी अव्ययी भाव समास आता है, जिनमें अधिकांशतः उपसर्ग का प्रयोग होता है वहां भी अव्ययी भाव समास होता है, शब्द का रिपीटेशन होता है वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तो एक और जुगाड़ ढूंढ लेना। अब जुगाड़ सुन लो बेटा, नहीं समझ में आए तो, है ना, क्या होता है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जुगाड़ ढूंढ लो। अब जुगाड़ क्या ढूंढ लिए? देखिए ये शब्द लिखा है यथाक्रम। तो मैंने कहा था कि इसमें से पहले क्या करो? पहला वाला शब्द हटाओ। यह हटाया और बन गया थाक्रम। थाक्रम तो होता नहीं है। क्या होता है? यथा अलग कर लो, क्रम अलग कर लो। आपको पता है क्रम शब्द का अर्थ होता है, यदि यथा को अलग कर देता हूं तो यथा शब्द का स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये जो अर्थ बना रहा है वो किसके साथ मिलकर बना रहा है? क्रम के साथ। और ऐसे शब्द जो किसी शब्द के साथ मिलकर के क्रम या अर्थ बनाते हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं, देखो आगे लग के बना रहा है इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। क्लियर है? तो ये भी देख लिया करो। आगे से एक या दो वर्णों को हटाएं और हटाने पर, एक या दो वर्णों को हटाएं और उनको हटाने पर पहले वाले का अगर अर्थ में नहीं बन रहा है, वो उपसर्ग के रूप में आ रहे हैं, तो वहीं भी अव्ययी भाव समास ही होगा, क्योंकि इसमें पहले वाले का अर्थ नहीं निकलता। ये प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, अव्यय होते हैं। बाद वाले का अर्थ इसमें निकलता ही निकलता है। क्लियर है? चलिए यहां तक बताइए बेटा, किसी को परेशानी हो तो। मैं अब आगे चलने वाला हूं तत्पुरुष समास पे। कहां चलने वाला हूं? मैं सर से बोल दूंगा मैथ्स और जीएस की वीडियोस के लिए, ठीक है? आप इसमें क्रम का वचन देख लीजिए, है ना? ओके चलिए, और कोई परेशानी? चलिए मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा, एग्जाम्पल्स को सीक्वेंस से लिखूंगा, है ना, क्रम से, कोई दिक्कत नहीं। वैसे समझ में आ गया बेटा? केएलपी जी ओके, थैंक यू। चलिए अगला समास है दूसरे नंबर का तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है वो यह है
कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। किसकी प्रधानता हो? उत्तर पद की। और इसमें एक और चीज याद रखनी पड़ती है, इसमें क्या होता है कि जो कारक होता है, कारक में कर्ता कारक की विभक्ति को और संबोधन कारक की विभक्ति को, सबसे पहले वाली कर्ता कारक और सबसे आखिरी वाली संबोधन कारक की विभक्ति का लोप कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं। यानी कि उन दो विभक्ति, क्षमा चाहूंगा, यहां कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्ति को हटाने के बाद शेष जो कारक की विभक्तियां हैं, जैसे कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, ये जो शेष विभक्तियां हैं बीच की, इन विभक्तियों का लोप होता है और इन विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए। कितने भेद किए गए बेटा? 6 भेद किए गए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तत्पुरुष समास को पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे पहले तत्पुरुष समास तो पढ़ ही रहे हैं, उससे पहले अपन को कारक सीखना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में कारक क्या होते हैं। तो कारक के संबंध में मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद रखूं, कुछ प्रश्नों के यहां पर उत्तर लिख देता हूं। कभी कभी हमें ये समस्या देखने को मिलती है, जैसे दिनेश को पढ़ना चाहिए, में कौन सा कारक है? संप्रदान, कर्म, कर्ता, और अपादान। दूसरा प्रश्न, मैं केशव से नफरत करता हूं, में कारक है संप्रदान, कर्ता, करण, अपादान। बहुत सारे मेरे पास तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत प्रश्न है, आप इनका फटाफट से आंसर्स दीजिए बेटा। पहले वाले में कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, विनीता जी का भी कर्म कारक है। और जहां तक देखा जाए दूसरे नंबर पे करण कारक नहीं बेटा, कर्म कारक है। ठीक है, अच्छा दूसरे प्रश्न का आंसर केएलपी जी दे रहे हैं करण, है ना, 2003। देखिए मैंने पहले भी कहा बेटा, क्वेश्चंस हिंदी जितनी सरल है उतनी भी सरल मत समझो, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए एक एक पॉइंट बहुत भारी पड़ता है। ये एक ऐसी है, कह सकते हैं कि अगर हमें कहीं ना कहीं किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो मायनेबल रखें कि क्वालिफाई करने के लिए हमें केवल और केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ज्ञान के साथ साथ प्रश्न को समझने की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको इनके आंसर्स से वाकिफ कराता हूं। इसमें कर्ता कारक आएगा और इसमें अपादान कारक आएगा। अब कुछ लोगों को टेंशन, बोले सर इसमें को दिया है और कर्ता ने कर्म को होता है और को कर्म में जाता है, फिर यहां कर्ता कारक कैसे आ गया? तो बेटा आप 5वीं क्लास में या 7वीं क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, जो आपसे यही रटी हुई चीजें पूछेगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, ये नहीं पूछेगा। ये हमें रटा हुआ है, वो ऐसे ही पूछेगा। और ये प्रश्न हर किसी के सही नहीं होते हैं, याद रखना। अब आप खुद देख सकते हो कि इतने सारे लोगों ने आंसर्स दिया, उसमें से कितने सारे लोगों के सही निकले? 0.2% केवल और केवल सही के मामले में। अरे बेटा कंफ्यूजन ही हो जाए तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि मुरैना में पढ़ा रहा हूं, क्या अच्छा पढ़ाते होंगे सर, क्यों?
वही तो देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। ये सिर्फ टेलर है, पिक्चर बहुत बड़ी है लाला। चलिए अब कारक पे चलते हैं और कारक की बात करते हैं। तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखना है और अभी बेटा कोई भी मैसेज नहीं करे, है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का कमेंट ना करे, केवल और केवल फोकस करे। एक चीज भी इधर से उधर हुई सब कबाड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है। कारक की बात करें तो कारक होता क्या है, तो कारक के संबंध में पहले हम बता दें। जैसे मान के चलिए, एक मैंने लिखा कि राम ने खाना खाया, ये एक वाक्य है और इस वाक्य में राम एक कर्ता का काम कर रहा है, या फिर एक राम संज्ञा भी हो सकती है, या फिर राम की जगह पर सर्वनाम भी लिखे तो लिख सकते हैं कि उसने खाना खाया। क्लियर है? यहां खाना एक कर्म के रूप में आ रहा है और खाया एक क्रिया के रूप में। ठीक है, तो हम यहां परिभाषा बनाते हैं संज्ञा या सर्वनाम या फिर कर्ता का या तो क्रिया के साथ या वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, संज्ञा या सर्वनाम या फिर कर्ता का या तो क्रिया के साथ या फिर वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जो संबंध दर्शित होता है। संबंध दर्शित करते हैं नहीं, जो संबंध दर्शित होता है यानी जो संबंध हमें दिखाई देता है, उस संबंध का नाम ही कारक है। और उस संबंध के स्थान पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को कारक चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग कहा जाता है। याद रखना, रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का या कर्ता का वाक्य के या तो क्रिया के साथ या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध दर्शित होता है, उस संबंध को कारक कहते हैं। और कारक के स्थान पर प्रयोग चिन्हों को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग के नाम से जानते हैं। और याद रखना, उपसर्ग का विलोम परसर्ग होता है। कभी पूछ लिया जाए उपसर्ग का विलोम क्या होगा, प्रत्यय नहीं, परसर्ग, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, अभी डेफिनेशन में किसी को परेशानी, परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत है क्या? परिभाषा आसानी से याद होगी। संज्ञा या सर्वनाम का या कर्ता का या तो क्रिया के संग में या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध दर्शित हो उसे कारक कहेंगे। और उस संबंध के स्थान पर जो चिन्ह प्रयोग हो उन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग के नाम से जानेंगे। क्लियर है? सत्यवीर जी क्लियर हुआ क्या बेटा? जल्दी बताएं, मैं जिससे आगे कराऊं। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं कि जो कारक है उसके 8 भेद है बेटा। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। पहले वाले की बात करते हैं तो पहला वाला होता है कर्ता कारक, दूसरा वाला कर्म कारक, तीसरा वाला करण कारक, चौथा वाला संप्रदान, फिर अपादान, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक,
और सबसे आखिरी में होता है संबोधन। ठीक है, विभक्तियां सुन लो। कर्ता ने कर्म को करण से, निर्जीव के साथ में से और सजीव के साथ में के। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, लेकिन अपादान से का काय के लिए, अलग के लिए, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे। अधिकरण होता है मैं पर, और संबोधन होता है हे, अरे, अजी। ये हो गई विभक्ति चिन्ह, है ना। इसको कहते हैं कारक का नाम, और इसको कहेंगे विभक्ति या परसर्ग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? याद रखने का वही तरीका है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अजय बेटा कहां पढ़ रहा है, पहले तो मुझे ये बता। या तो तुम क्लास में ढंग से नहीं हो, या फिर मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पा रहा हूं। क्योंकि कारक शुरू करने से पहले मैंने आपको एक बात कह दी थी कि पहला समास अव्ययी भाव हुआ था, दूसरे नंबर के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं, और तत्पुरुष समास की जो 6 विभक्तियां होती हैं वो कारक पर आधारित होती हैं। इस कारण से बिना कारक पढ़े हम तत्पुरुष समास को नहीं पढ़ सकते हैं। इस कारण से मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि हम पहले कारक पढ़ेंगे, उसके बाद तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कारक का समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ में आया? शायद समझ में आ गया हो कि अभी समास कंप्लीट नहीं हुए। क्लियर है? मैं बोल तो रहा हूं बेटा कि पहले कारक समझना जरूरी है, तब हम तत्पुरुष समास को समझ पाएंगे ना। ठीक है अजय? नहीं तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर करके तो चलाऊं बेटा। जब मैंने अव्ययी भाव क्लियर कराया, अव्ययी भाव के बाद बोला तत्पुरुष कराऊंगा, तत्पुरुष में मैंने बोल दिया था कि तत्पुरुष समझने के लिए, यानी कि जो तत्पुरुष समास है उसमें कारक की 6 विभक्तियां का लोप होता है। अब वो 6 कारक की विभक्तियां कौन सी? जब हमें कारक ही नहीं आएंगे तो हम लोप का करेंगे। क्लियर है? तो हमें उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए कारक पढ़ने के बाद तत्पुरुष समास चलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को जब कर्मधारय कराता हूं तो विशेषण विशेष क्या है, उपमेय उपमान क्या है, उसको क्लियर करा के चलता हूं। ठीक है? हाँ चलिए, इसीलिए एक दिन में कारक खत्म नहीं होंगे। तो पहला है कर्ता ने, तो मैंने कहा राम ने खाना खाया। किसने खाया है? राम ने खाया है। काम को करने वाला कौन है? कर्ता है, और कर्ता है उसमें विभक्ति कौन सी? ने। तो कौन सा कारक आएगा बेटा? कर्ता कारक आएगा। लेकिन अगर मैं बात कर दूं कि राम को खाना खाना चाहिए, या राम को खाना बनाना चाहिए, तो दोनों ही कंडीशन में देख सकते हो आप, चाहे राम खाना खाए या राम को खाना बना ना पाए,
तो भी काम राम को ही करना है। यहां कर्ता राम है और कर्ता के बाद यदि को का प्रयोग होता है तो कर्ता कारक में आता है, कर्म कारक में नहीं आता है। क्या याद रखना है? यदि को का प्रयोग कर्ता के बाद हो रहा है, अगर मैं यही बात यहां लिखूं, राम ने रावण को मारा, किसको मारा? किसको मारा? रावण को। रावण कौन है? यहां पर वाक्य में कर्म है। यहां कौन है? कर्म है। और कर्म के बाद क्या आ रहा है? को आ रहा है। और यदि कर्म के बाद को आए तो कारक कौन सा? कर्म कारक। और यदि कर्ता के बाद को आए, कर्म से पहले को आए तो कौन सा कारक? कर्ता कारक। आपके पहले प्रश्न का उत्तर, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, जल्दी करें, समय का अभाव है बेटा, जल्दी जल्दी करें, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, आपको अच्छे से पता है। बाकी अलग जो कारक रह जाएंगे वो अपन कल की वीडियो में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर करके चलो, जल्दी बोल तो दो भाई, हाँ सर के नहीं सर के दोबारा बता दो। ओके, क्लियर तो होना ही था, अब तो कंफ्यूजन नहीं है। अरे बेटा कंफ्यूजन ही हो जाए तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या है? ये दोनों क्लियर हो गए, कर्ता कारक और कर्म कारक, क्लियर है। इसके बाद इनको मैं साफ कर देता हूं, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया हो पीछे जाकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। दूसरे नंबर का होता है करण कारक। करण में मैंने साफ साफ लिखा है, निर्जीव में से का, सजीव में के का। से और के का मतलब जिससे काम हो। कर्ता होता है जो करे, कर्ता जो करे, कर्म जिसे करे, जिसे करे, और करण जिससे करे। एक बार फिर, कर्ता जो करे, कर्म जिसे करे, और करण जिससे करे। अगर मैं कहता हूं मैं करता हूं, मैं कौन हूं? करता हूं, और डंडे से किसी को पीट रहा हूं, जैसे मैं डंडे से राजेश को पीट रहा हूं, तो मैं करता हूं, राजेश जिसको पीट रहा हूं वो कर्म है, और काय से? डंडे से। तो डंडा यहां पर साधन है, और साधन है वो करण। जो करे वो कर्ता, जिसे करे वो कर्म, जिससे करे उसे करण कारक कहते हैं। अब वो चाहे दोनों में डिफरेंस है भाई, सजीव वस्तु से कर रहा है कि निर्जीव से कर रहा है। जैसे राजेश चाकू से फल काटता है, काय से काट रहा है भैया? चाकू से। चाकू सजीव है निर्जीव है? बोले भैया निर्जीव है। निर्जीव है तो काय का प्रयोग करेंगे? से का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अगर यही बात मैं कहता, प्राचार्य ने यह पत्र चपरासी से भिजवाया है, क्या सही है? क्या सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चपरासी है वो निर्जीव नहीं है, सजीव है, और सजीव है तो चपरासी से नहीं, चपरासी के द्वारा भिजवाया है। मैं बस से स्कूल जाता हूं, बस सजीव है। मैं आंखों से देखता हूं या आंखों के द्वारा देखता हूं? तो आंखों के द्वारा होता है, आंखों से नहीं। क्लियर है? चलिए यहां तक बताइए बेटा। बेटा लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, लाइक तो कर ही सकते हो। यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को? यहां तक देखिए बेटा फटाफट, क्योंकि कल फिर इससे आगे अपन चलेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए।
ये जो 4 रह गए, संप्रदान, अपादान, सॉरी 5 रह गए, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इन 5 कारकों को अपन आगे चर्चा रखेंगे। अभी तक यहां बताएं किसी को भी कोई परेशानी है क्या? अगर वास्तव में आप लोगों को कुछ नया और अच्छा मिल रहा है तो लाइक करें, नहीं मिल रहा है तो रहने दो बेटा, काय के लिए मेहनत करना है ना। ठीक है, यहां तक। इससे आगे अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे अपन कल। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। ठीक है बेटा, तब तक आप लोग सभी लाइक जरूर करें, शेयर भी करते रहे।